Good afternoon, everyone. Today we are going to start with another lecture on Unit 1 in paper 5D, which is Advanced Econometric Methods for MA semester third semester students. तो जो थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं और वो अगर ये पेपर 5D ले रहे हैं तो वो इन लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। इनके अलावा अगर किसी को नॉलेज गेन करनी है वो भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ये अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं जो बहुत सिंपल मैंने रखे हैं और यूनिट 1 में चूंकि इंट्रोडक्टरी पोर्शन है जो आप पहले भी इकोनोमेट्रिक मेथड्स के जो पेपर आपने पढ़े हैं उसमें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में बैकग्राउंड देना ज़रूरी है और यूनिट 1 का पर्पज़ ही यही है कि आपका वो बैकग्राउंड जो है पूरी तरह से रिवाइज हो ताकि जो आगे के लेक्चर्स हैं आप उन्हें आसानी से समझ सकें। मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था कि एडवांस इकोनोमेट्रिक मेथड्स के साथ कुछ और पेपर्स भी हैं जो ऑप्शनल हैं। उसमें एक फिम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मैनेजमेंट, एक पॉपुलेशन थ्योरी एंड डेमोग्राफिक एनालिसिस पे है, एक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग पे है और एक ये 5D जो है एडवांस इकोनोमेट्रिक मेथड्स का है। तो आप इन इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स को वॉच करके अपने मन को निश्चित कर सकते हैं कि आपको किधर जाना है, लेकिन इतना मैं फिर से एक बार कह दूं कि मैथमेटिक्स आपकी ठीक होनी चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए डिफरेंशिएशन में या मैट्रिसेस वगैरह में, क्योंकि उनका यहाँ पे यूज़ है। और इंट्रोडक्टरी लेक्चर सिंपल हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ये कोर्स टफ होता चला जाएगा और इक्वेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि यू शुड बी एबल टू सॉल्व दोज इक्वेशंस इजीली। इसलिए मैंने आपको ये शुरू में बता दिया है कि ये ऑप्शनल पेपर है और इसके साथ में आपके 3 और ऑप्शनल पेपर्स हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और जहाँ भी आपका रुझान हो, जिधर आप जाना चाहते हैं तो पेपर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसमें हम यूनिट 1 का ही जो एक हिस्सा है मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में भी आपको उसके बारे में बताया था कि जो ब्रॉड मेथोडोलॉजी है उसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। एक सिंगल इक्वेशन मॉडल्स हैं और एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स हैं। सिंगल इक्वेशन मॉडल्स में फिर हमने आपको बताया था कि क्लासिकल लीस्ट स्क्वायर मेथड है जहां अप्लाई करते हैं या डमी वेरिएबल है, और इसके अलावा और भी हैं जहां पे आप सिंगल इक्वेशन मेथड यूज करते हैं, जैसे आप मॉडर्न टाइम सीरीज एनालिसिस हैं, वहाँ पे आप ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज कंपोनेंट को कंबाइन करते हैं, या एरिमा मॉडल्स हैं जो बर्ग-जेनकिन मेथोडोलॉजी कहलाती है। इसके अलावा आपको पैनल डाटा के बारे में बताया था जहाँ फिक्स्ड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट्स मॉडल हैं, और लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल जो मॉडल्स होते हैं उनकी मेथोडोलॉजी में के बारे में बताया था, जहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल डमी का काम करता है। वहाँ पर आप प्रोबिट और लॉजिक मॉडल यूज कर सकते हैं। तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क आपको लास्ट टाइम पे बताया था। इस बार उसी में जो सिंगल इक्वेशन मॉडल्स है उसकी क्या मेथोडोलॉजी होगी उसको, और यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दिया है मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। तो मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स में मैंने आपको बताया कि कुछ स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स यहाँ पे जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इट पर्टेन्स टू सिंगल इक्वेशन मॉडल। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल यूनिट 4 में वहाँ उसको हम डिस्कस करेंगे।
लेकिन यहाँ पे केवल सिंगल इक्वेशन मॉडल्स से रिलेटेड मेथोडोलॉजी है और उसी को आप एक्सटेंड करेंगे तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स में भी उसको आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आज का जो लेक्चर है वो मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स पर बेस कर रहा है और उस मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स में जो सिंगल इक्वेशन मॉडल्स है उसकी मेथोडोलॉजी हम कैसे डेवलप करते हैं, उनमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उसको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसमें पहला स्टेप जो है यहाँ पे आपको मैंने बताया है, स्पेसिफाइंग फंक्शनल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। नंबर 1 स्टेप ऊपर दिया हुआ है, स्पेसिफाइंग फंक्शनल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, कि जब आप मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स या इकोनोमेट्रिक मॉडल आप डेवलप करते हैं तो उसका जो पहला कदम है, जो सिंगल इक्वेशन मॉडल्स हैं, उसमें आपको फंक्शनल रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच बतानी पड़ेगी। जो आप वेरिएबल्स लेना चाह रहे हैं, जिनके बीच में अध्ययन करना चाह रहे हैं, उनके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप बतानी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शनल रिलेशनशिप से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट स्टेप इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ फंक्शनल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। कि जो पहला स्टेप है उसमें हम फंक्शनल फॉर्म बताएंगे वेरिएबल्स के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है। दूसरा जो पैरा है यहाँ पे, जो सेकंड पॉइंट है कि इन मैथमेटिक्स वी सिंपली राइट y इज ए फंक्शन ऑफ x। जब मैथ्स हम पढ़ते हैं तो दो वेरिएबल लेते हैं x और y, उसे डिफाइन नहीं करते हैं। y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, जो भी आप लेफ्ट हैंड साइड पर लिख रहे हैं, यानी उसमें जो भी परिवर्तन है वो x की वजह से है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। f फंक्शन का साइन है, यानी x और y के दरमियान कोई फंक्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है। जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसे हम y एक्सिस पे मेजर करते हैं। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो x एक्सिस पे मेजर करते हैं। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं, इकोनोमेट्रिक्स में हम लोग रिग्रेसर भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप उसको देख सकते हैं। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे रिग्रेसेंट कहते हैं, रिग्रेसेंट। तो शॉर्ट में ज्यादातर जो नोमेनक्लेचर यूज होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है। कहीं पे रिग्रेसर भी यूज करते हैं इंडिपेंडेंट की जगह, कहीं पे एक्सप्लेनेटरी भी यूज करते हैं इंडिपेंडेंट की जगह, और डिपेंडेंट की जगह रिग्रेसेंट है, REGRESSANT, रिग्रेसेंट। तो ये आपको फंक्शनल फॉर्म यहाँ पे देनी होगा। और मैथ्स में हमने बताया y और x कॉमन वेरिएबल्स हैं जो यूज करते हैं, लेकिन जब हम मैथ्स से हटके इकोनॉमिक्स में फंक्शनल रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं तो वहां पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और उसका नाम बताना पड़ता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है उसका भी नाम बताना पड़ता है। यानी तो आप ये कह सकते हैं कि ये दो वेरिएबल्स हैं जिनके बीच में, जिनके मध्य हम रिलेशनशिप एनालाइज करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए उस चैप्टर में आप किस चीज के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि एनालिसिस का जो मूल बिंदु है वो ये है, इन वेरिएबल्स के बीच यहाँ हमें रिलेशनशिप पढ़नी है, तो बहुत से इससे क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि फिर आप अपनी रीजनिंग से भी उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ मेनी इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स, और एग्जाम्पल नीचे मैंने बहुत से दिए हुए हैं। इनमें से आपने बहुत से एग्जाम्पल्स पढ़ रखे होंगे, और अगर ये कहें कि सारे पढ़ रखे होंगे तो भी गलत नहीं होगा।
सबसे पहली इक्वेशन है ux इज ए फंक्शन ऑफ qx, यानी u जो है टोटल यूटिलिटी है और x कमोडिटी है। तो x से मिलने वाली यूटिलिटी जो है टोटल यूटिलिटी, वो x के क्वांटिटी कंज्यूम पे डिपेंडेंट है, यानी qx क्वांटिटी ऑफ x कंज्यूम्ड है, ux टोटल यूटिलिटी है जो उस कंजम्पशन x गुड से मिल रही है। तो ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में रिलेशनशिप आपने पढ़ी है। दूसरी इक्वेशन qx इज ए फंक्शन ऑफ px है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। ये लॉ ऑफ डिमांड की रिलेशनशिप, डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द गुड। तीसरी रिलेशनशिप कॉस्ट और आउटपुट की है, ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट से लिया। जो कॉस्ट में चेंजेस हैं वो आउटपुट की वजह से। ये सारी माइक्रो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं। कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ आउटपुट। चौथी रिलेशनशिप रेवेन्यू की है, रेवेन्यू इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ आउटपुट। क्योंकि कॉस्ट और रेवेन्यू जब सेम वेरिएबल का फंक्शन है तभी हम ये कहते हैं जो प्रॉफिट है वो आउटपुट का फंक्शन हो जाता है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है और रेवेन्यू भी आउटपुट पे डिपेंडेंट है, कॉस्ट भी आउटपुट पे डिपेंडेंट है, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली टोटल आउटपुट पे डिपेंडेंट है। पांचवी रिलेशनशिप कंजम्पशन की है, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। कि इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन पे प्रभाव पड़ता है। और अभी कोरोना काल में जब बहुत से लोगों की इनकम घट गई है, उसका असर कंजम्पशन पे दिखाई पड़ रहा है। रियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमारा डिक्लाइन कर गया, एब्सोल्यूट टर्म्स में डिक्लाइन कर गया। फिर कंजम्पशन के बाद मैंने सेविंग्स लिया है। सेविंग्स इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। ये जो सेविंग्स है वो भी इनकम का फंक्शन, और एक मिनिमम इनकम के बाद फिर आप सेव करते हैं, उसे हम थ्रेशोल्ड इनकम कहते हैं। वो थ्रेशोल्ड इनकम जब आप क्रॉस कर लेंगे तब आप सेव करेंगे, उससे पहले आपकी सेविंग नेगेटिव है, आप डिसेव करेंगे। और फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी सेविंग्स भी बढ़ेगा। तो सेविंग्स कर्व जो है आपने देखा होगा कि नेगेटिव राइट से शुरू होता और एक थ्रेशोल्ड इनकम के बाद वो पॉजिटिव साइड पे जाता। इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन, इसीलिए आरबीआई और गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को जितना कम रखे उतना अच्छा, ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ सके देश में। और भी फैक्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, अनसर्टेनिटी बहुत है, उस पर भी इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट है, एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे केवल हमने इंटरेस्ट रेट का फंक्शन बताया है। और आपको याद होगा कीन्स ने कहा था इन्वेस्टमेंट एमईसी पे भी डिपेंडेंट है। लेकिन सिंगल वेरिएबल रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं यहाँ पे एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है केवल, तो इसलिए हमने एमईसी को नहीं लिया। एग्रीगेट प्राइस पी इज ए फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई। आपने फिशर इक्वेशन में पढ़ा है कि मनी सप्लाई के बढ़ने से प्राइस बढ़ता है। W डॉट इज ए फंक्शन ऑफ U। ये फिलिप्स कर्व की रिलेशनशिप है, यानी रेट ऑफ चेंज इन मनी वेज रेट इज ए फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो बहुत सारी इकोनॉमिक थ्योरी में रिलेशनशिप्स हैं जो सिंपली दो वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है और एक एक्सपेंडेंट। तो मैंने यहाँ पे कई एग्जांपल्स दे दिए हैं, आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर्पस केवल हमें फंक्शनल रिलेशनशिप बताने का है, ताकि आप ये डायग्नोज कर सकें कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्या है। क्योंकि अगर आप ये डायग्नोज कर ले गए सक्सेसफुली तो आप समझ लीजिए कि आपकी
मैथमेटिक्स पे भी और इकोनोमेट्रिक्स पे और इकोनॉमिक्स पे पकड़ आपकी मजबूत हो गई। बहुत से स्टूडेंट है, मैं कई बार क्लास में पूछता हूँ कि भाई ये किसका फंक्शन है, बच्चे नहीं बता पाते। तो ये जो नींव है आपकी मजबूत होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बहुत सारी आपको इक्वेशन दे दी है ताकि आप ये जान सकें कि जो फंक्शनल रिलेशनशिप्स हैं इकोनॉमिक्स में वेल डिफाइंड है। इसके अलावा कई बार दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, 3 वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट आपके ज्यादा हो सकते हैं, एक की बजाय 2 हैं, 3 है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल रिलेशनशिप भी दिखाई है, एक डिपेंडेंट है, 2 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं। और ये 3 वेरिएबल में पहला y है आउटपुट, इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में आपने पढ़ा कि जो उत्पादन है वो उत्पादन के साधनों का फलन है, और उत्पादन के साधन क्या है, लेबर और कैपिटल, यानी श्रम और पूंजी। इसको हमने ब्रॉडली डिफाइन कर रखा। डिमांड फॉर मनी, अगली रिलेशनशिप देखिए, डिमांड फॉर मनी किसका फंक्शन है, इनकम का और रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ डिमांड फॉर मनी की नेगेटिव रिलेशनशिप है, लेकिन इनकम बढ़ने से डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी। पीपल वुड लाइक टू कीप मोर मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो डिमांड कर्व आपका शिफ्ट होगा। और जो नेगेटिव स्लोप है डिमांड फॉर मनी कर्व का, वो इंटरेस्ट रेट की वजह से। तो कई जगह 2 से अधिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, 3 हैं, 4 हैं। यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स दिए हैं, और इन नंबर ऑफ वेरिएबल्स और भी रिलेशनशिप्स आप बता सके, मैंने यहाँ 2 ही बताई हैं ब्रॉडली, लेकिन आप इससे अधिक भी ले सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ एमईसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो और भी रिलेशनशिप्स हैं जो इकोनॉमिक्स में, जहां 2 से अधिक वेरिएबल्स आप ले सकते हैं। ये खाली एग्जांपल के तौर पे थी, ये मत सोचेगा कि केवल 2 वेरिएबल रिलेशनशिप होती है, 2 की जगह 3, 4 भी हो सकती है, और भी ज्यादा हो सकती है। यहाँ पे अगली स्लाइड है, इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं उनका एक आधार तत्व ये भी है कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जब हम 2 वेरिएबल्स दे रहे हैं, y इज ए, जैसे कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, तो ऐसा नहीं है कंजम्पशन और फैक्टर्स पे नहीं डिपेंडेंट है, इनकम के अलावा प्राइस पे भी डिपेंडेंट है, टेस्ट और प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंडेंट है। तो कंजम्पशन बहुत से फैक्टर्स पे और भी डिपेंडेंट है, लेकिन हमने यहाँ मेन फैक्टर्स को लिया है, बाकी फैक्टर्स ये मान लिया अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। कैटरस पेरिबस, ये 2 शब्द हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर इकोनॉमिक्स में, और उसका अर्थ है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट या अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तभी ये फंक्शनल रिलेशनशिप होल्ड करेगी, तो नहीं तो नहीं। और दूसरे जो पैराग्राफ है उसमें ये लिया हुआ है कि ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है केवल इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, यानी जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है उनको लिया गया है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें छोड़ दिया गया। तो ये इकोनॉमिक्स में जितने वेरिएबल्स आप पढ़ाएंगे उसका थ्योरेटिकल एक्सपोजिशन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। अगर थ्योरी को सिंपल रखना है तो हमें कम वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, और जितने कम रखेंगे उतना ही अच्छा। थ्योरी के लिहाज से तो जब हम थ्योरेटिकल रिलेशनशिप्स का वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें यह ध्यान रखते हैं कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट की बात कही गई है, लेकिन वेरिफिकेशन जब हम करते हैं प्रैक्टिकल
तो वहां पे अदर फैक्टर्स को हमें अकाउंट फॉर करना पड़ता है। कैसे अकाउंट करेंगे उसको भी हम आगे देखेंगे। तो पहली चीज तो ये कि जो इकोनॉमिक मॉडल है, इट एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप बिटवीन टू और more variables, and these are important variables which are considered, यानी जो दो या दो से अधिक वेरिएबल है वो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं। जो बहुत छोटे मोटे वेरिएबल्स हैं उनके इफेक्ट को हमने इग्नोर कर रखा इकोनॉमिक्स में। और थ्योरी में कैसे उसको अकाउंट फॉर करेंगे, इकोनोमेट्रिक्स में कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, अभी हम वो देखेंगे इकोनोमेट्रिक थ्योरी में। दूसरा पार्ट जो है इसमें लास्ट स्टैंजा में दिया है कि इन ऑर्डर टू वेरीफाई दीज रिलेशनशिप्स, अगर हमें इन रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है, जो तमाम इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स अभी आपको बताएं, सेविंग्स इनकम का फंक्शन, इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का, क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस का, यूटिलिटी क्वांटिटी कंज्यूम्ड का, आउटपुट इन लेबर कैपिटल का, तो जो बहुत सारी रिलेशनशिप आपको बताई हैं उनको आप कैसे वेरीफाई करेंगे, उसमें स्पेसिफिकेशन ऑफ फंक्शनल फॉर्म फर्स्ट पार्ट है। और दूसरा पार्ट है कि इस फंक्शनल फॉर्म को हम एस्टिमेबल फॉर्म में ट्रांसलेट करें या ट्रांसफॉर्म करें। तो जो नेक्स्ट पार्ट है, हाउ टू ट्रांसफॉर्म द फंक्शनल फॉर्म इनटू एस्टिमेबल फॉर्म। एस्टिमेबल फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म, तो उसके लिए क्या है कि एस्टिमेबल फॉर्म के लिए हमें एक रैंडम कंपोनेंट ऐड करना पड़ता है जो अदर फैक्टर्स के इफेक्ट कैप्चर कर सके। तो इकोनॉमिक थ्योरी में कैटरस पेरिबस है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, लेकिन जब हम वेरिफिकेशन पे जाते हैं तो हमें अदर फैक्टर्स को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो एक कंपोनेंट है, रैंडम कंपोनेंट कहलाता है, स्टोकेस्टिक कंपोनेंट है, उसे यूआई से इंडिकेट करते हैं। तो यूआई जो है वो एक तरह से ये कहा जाए कि जितने भी ओमिटेड वेरिएबल्स हैं या एरर कोई मेजरमेंट की है या एग्रीगेशन की है, वो सब अकाउंट फॉर करता। वो रैंडमली एग्जिस्ट करता, उसका मूल कारण जानना बहुत मुश्किल है क्यों एग्जिस्ट किया, बट इट एग्जिस्ट, एंड इट एग्जिस्ट बेसिकली बिकॉज वी ओमिट in economic theory many other variables which has to be taken account for. इसके अलावा कुछ मेजरमेंट एरर्स हो सकती है, एग्रीगेशन एरर हो सकती है, उसको भी अकाउंट फॉर करना है तो हमें यूआई जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए जो इकोनोमेट्रिक मॉडल्स हैं, क्योंकि उसमें यूआई जुड़ा होता है, अभी आगे चलकर बताएंगे, तो इसलिए इकोनोमेट्रिक मॉडल्स स्टोकेस्टिक मॉडल्स कहलाते हैं। उसमें स्टोकेस्टिक टर्म एडेड है। और जो अगर हम यूआई ना लें तो जो मॉडल बनाएंगे ट्रांसफॉर्म करके वो मैथमेटिकल मॉडल कहलाएगा, वो डिटर्मिनिस्टिक होगा। दैट इज अ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। तो मैथमेटिकल मॉडल्स में यूआई नहीं कंसीडर करते, वी स्पेसिफाई एग्जैक्टली द रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स। वन टू वन रिलेशनशिप वहां होती है, लेकिन इकोनोमेट्रिक मॉडल स्टोकेस्टिक मॉडल है, वहां यूआई टर्म एग्जिस्ट करेगा, रैंडम कंपोनेंट है वो। उस रैंडम कंपोनेंट की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जानना जरूरी है। पहला ये कि जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं दे पोर्ट्रे रिलेशनशिप बिटवीन dependent variable and the most important independent variables which influence dependent variable.
ये जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, इट इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द रियलिटी एंड टेक्स इनटू अकाउंट ओनली इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, द रिलेशनशिप बिटवीन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स। बाकी जो रिलेटिवली लेस इफेक्टिव वेरिएबल्स हैं उनको हम नहीं जोड़ लेते। इकोनोमेट्रिक मॉडल्स में स्टोकेस्टिक मॉडल्स हैं, उसमें हम जो वेरिएबल्स ओमिट किए हैं उसके लिए यूआई जोड़ते हैं, और यूआई इसके अलावा और भी चीज़ें कैप्चर करता है। मैंने बताया वो मेजरमेंट एरर वेरिएबल्स में है या एग्रीगेशन एरर है, उसको भी अकाउंट फॉर करेगा, खाली ओमिटेड वेरिएबल्स के इफेक्ट को नहीं देगा। और जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं वो डिटर्मिनिस्टिक है, उसमें यूआई नहीं लेते हैं, वो सिंपली वाई और एक्स के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो जो चीज बताने की कोशिश की वो तीन चीजों में अंतर है। इकोनॉमिक मॉडल क्या है? इट इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द रियलिटी एंड टेक्स इनटू अकाउंट ओनली इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स। वी एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन ओनली इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स। इन इकोनोमेट्रिक मॉडल्स we take into account the role of other omitted variables in economic relationships, and those omitted variables, their effect is being accounted for by UI. UI is a random component, is a stochastic component, और इसके अलावा UI जो है it also captures the effect of मेजरमेंट एरर, एग्रीगेशन एरर्स। खाली यही नहीं है कि ओमिटेड वेरिएबल्स के इफेक्ट को वो कैप्चर कर रहा है। इसीलिए हम ये कहते हैं वो रैंडमली एग्जिस्ट कर रहा है, उसका मूल कारण एग्जिस्टेंस का क्या है ये कहना मुश्किल है। और जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं उसमें यूआई नहीं लेते, देयर इज अ रिलेशनशिप, एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स। तो ये तीनों चीज़ें आपको आउटसेट में जब आप इकोनोमेट्रिक थ्योरी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं तो वहाँ भी बताई जाती हैं, और यहाँ भी हमने बताने की कोशिश की है कि मेथोडोलॉजी में जब इकोनोमेट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं तो उसमें यूआई का रोल अच्छा खासा अहम है। और ये यूआई जो है ये बहुत सी चीज़ें कैप्चर करता है, एग्रीगेशन एरर, मेजरमेंट एरर, ओमिटेड वेरिएबल्स के इफेक्ट को। और आगे चल के अभी बताएंगे कि क्योंकि यूआई जो है इट कैप्चर्स द इफेक्ट ऑफ मेनी वेरिएबल्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए यूआई को हम लोग कई बार वाइट नॉइस टर्म भी कहते हैं। उसमें हम आगे अभी डिस्कशन आपसे करेंगे। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग फंक्शनल इनटू एस्टिमेबल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, कि हम कैसे फंक्शनल को एस्टिमेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इकोनोमेट्रिक्स में। क्योंकि यूआई के इफेक्ट को यहाँ लिया गया है, इसलिए मैंने शुरू में आपको इससे पहले वाली स्लाइड में यूआई क्या है उसके बारे में बता दिया, और वहाँ अंतर भी बता दिया था इकोनॉमिक मॉडल, इकोनोमेट्रिक और मैथमेटिकल मॉडल्स में क्या फर्क है। अब ज्यादातर क्योंकि अभी आप बिगनर हैं, इसलिए तीन स्टैंडर्ड रिलेशनशिप जो इस्तेमाल होती हैं उनका हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि और रिलेशनशिप नहीं है और टाइप, लेकिन यहाँ पे जो मेन रिलेशनशिप्स हैं जिसके तीन स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं वो हमने लिया है। पहला फॉर्म है स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस ui। ui एरर टर्म भी कहलाता है, रैंडम कंपोनेंट है, स्टोकेस्टिक कंपोनेंट है, बहुत सारे नाम हैं इसके। और इनकी उत्पत्ति को जानना बड़ा मुश्किल है यूआई की, किस कारण से यूआई उत्पन्न हो रहा, बिकॉज देयर आर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट्स एग्जिस्टेंस। इसलिए इसको तो हम कई बार क्लास में कहते हैं कि इसको दिव्य रूप मानिए, ईश्वर रूप मानिए, ब्रह्म रूप मानिए, जिसकी उत्पत्ति जानी नहीं जा सकती। और यूआई ही को लेके इकोनोमेट्रिक्स में आगे
बहुत से डेवलपमेंट हुए हैं यूआई को लेकर। यूआई का स्वभाव कैसा होगा उसके बारे में भी कुछ अजम्पशंस हैं, और वो अजम्पशंस भी कई बार चैलेंज हुए हैं। इसलिए यूआई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इकोनोमेट्रिक्स में। ये मत समझिएगा कि एरर टर्म है तो इसको एरर मान के हम छोड़ दें। इकोनोमेट्रिक्स के डेवलपमेंट में यूआई की भूमिका बहुत अहम है, और इसको इसीलिए हम कई बार कहते हैं क्योंकि यूआई को वाइट नॉइज टर्म बोलते हैं कई बार, उन प्रॉपर्टीज की वजह से जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और वाइट नॉइज का मतलब है श्वेत शोर, जो शोर आपको सुनाई तो पड़ रहा है लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा कि कौन व्यक्ति कितना शोर कर रहा है। स्टेडियम में मैच होता है, वहां पे लोग शोर मचाते हैं, और उस शोर को ये बताना कि ये इतना शोर कर रहा है, ये इतना, ये कहना बड़ा मुश्किल है, उसे वाइट नॉइज कहते हैं। ऐसे यहां पर भी इसको ये बताना मुश्किल है ये किस वजह से उत्पन्न हो रहा है। वाई और एक्स इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो वाई में चेंजेस को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। ये स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म है, बी का साइन यहाँ प्लस है लेकिन ये माइनस भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका डाटा कैसा है, और बी जो है उसका साइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी जो है ये पैरामीटर्स हैं बेसिकली मॉडल के, और इन पैरामीटर्स के भी बारे में आगे बताएंगे। अभी केवल आपको फॉर्म बता रहे हैं कि जो फंक्शनल फॉर्म है उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म, क्योंकि एस्टिमेशन तभी आप कर सकते हैं, आपको फॉर्म बताना जरूरी है। दूसरा है कि नॉन लीनियर फॉर्म है, उसे आप लॉग लेके लीनियर फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। वाई का भी लॉग है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके भी पहले लॉग लगा, डबल लॉग फॉर्म बोलते हैं। डबल लॉग फॉर्म में बस एक एडवांटेज है कि जो बी है ये इलास्टिसिटी बताता है, और लीनियर फॉर्म में, स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में बी जो है वो स्लोप बताएगा एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स आपको बता देगा कि एक्स पे चेंज होने से वाई पे कितना असर पड़ रहा है। जब हम लॉग ले लेते हैं तो बी ये बताता है कि एक्स में अगर 1% चेंज हो रहा है तो वाई में कितने परसेंट चेंज, वो बी की वैल्यू पे डिपेंड है। यहाँ प्लस साइन है लेकिन जब आप डाटा से एनालाइज करेंगे तो बी का साइन प्लस माइनस आ सकता है। तो दोनों तरफ लॉग, वाई पे भी लॉग और एक्स पे भी लॉग, ध्यान दीजिएगा इस बात में। डबल लॉग फॉर्म, दोनों वेरिएबल पर लॉग लगा हुआ है, और जब दोनों वेरिएबल पर लॉग लग जाता है तो बी जो है वो स्लोप की बजाय इलास्टिसिटी में तब्दील हो जाता है। बी टेल्स यू अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ द कोफिशिएंट, कि एक्स का प्रभाव वाई पे कितने परसेंट पड़ता है, परसेंटेज चेंज बताए। और ऐसे स्लोप में केवल वो ये बताएगा कि अगर एक्स और वाई रुपीज में है तो 1 रुपए कीमत बढ़ने या घटने से मांग पे कितने यूनिट का असर पड़ रहा है। तो बी सिंपल स्लोप है, स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में, लॉग फॉर्म में वो इलास्टिसिटी बता रहा है, परसेंटेज चेंज बता रहा है। यूआई लगाना जरूरी है क्योंकि रियल लाइफ में अदर फैक्टर्स हैं, उनके इफेक्ट को अकाउंट फॉर करना, और वो यूआई करेगा। और ये थर्ड फॉर्म है सेमी लॉग फॉर्म। सेमी लॉग का मतलब है आपको लगेगा दोनों तरफ लॉग है, लेकिन लॉग केवल y पर है, एक वेरिएबल पे, x पे लॉग नहीं, वो b पर लॉग है केवल, x पे कोई लॉग नहीं है, यानी एक वेरिएबल पर लॉग है, एक वेरिएबल पे नहीं है, इसलिए इसे सेमी लॉग मॉडल बोलते हैं। और ये सेमी लॉग मॉडल ग्रोथ रेट निकालने के काम आता है।
यहाँ पे जो log b है इसका जब एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, क्योंकि log हटाएंगे एक्सपोनेंशियल लेके, और फिर -1 इंटू 100 करेंगे तो वो ग्रोथ रेट दे देगा। तो ज्यादातर सेमी लॉग फॉर्म काहे के लिए इस्तेमाल होता है? ग्रोथ रेट निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको कंपाउंड ग्रोथ रेट निकालना है तो आप सेमी लॉग फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी फॉर्म्स हैं, और सबसे अच्छा तरीका है कि आप डेटा प्लॉट करके देख लीजिए क्या फॉर्म लग सकता है। लेकिन इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल को ज़्यादातर जब वेरीफाई करते हैं हम लोग डबल लॉग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लॉग लेने से इक्वेशन लीनियराइज हो जाती है। लेकिन बेस्ट ये है कि रिसर्चर के लिए वो डेटा प्लॉट करके फिर अपने फॉर्म को सेलेक्ट कर। वही यहाँ लिखा, बेस्ट वे टू प्लॉट डेटा बिटवीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू नो द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल। तब आप एग्जैक्ट फॉर्म में आप इक्वेशन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वरना ये 3 फॉर्म आप पर्याप्त हैं। स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म है, डबल लॉग फॉर्म है और सेमी लॉग फॉर्म है। और मैंने बताया यहाँ पे कि x और y आपके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ui रैंडम वेरिएबल है जो ओमिटेड वेरिएबल्स के इफेक्ट को कैप्चर करता है, साथ ही साथ मेजरमेंट एरर को और एग्रीगेशन एरर को अकाउंट फॉर करता है। और ui की प्रॉपर्टीज है, मैंने पहले बताया था, और ये 3 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका मीन 0 होता है। मीन ऑफ ui इज 0, expected ui equal to 0, mean of the random term is 0। इसका वेरिएंस कांस्टेंट होता है सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस इज कांस्टेंट, ये एज्यूम करते हैं। और ui फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अगर ये प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं तो ui को हम व्हाइट नॉइज टर्म भी कहते हैं, व्हाइट नॉइज। तो ui के ये assumptions हैं जो हमने माने हुए हैं assumptions, और ये इंपॉर्टेंट assumptions, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ए और बी सब जगह पैरामीटर्स हैं। अंतर भी मैंने बताया कि सिंपल स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में बी जो है वो स्लोप बताता है y dy बाई डी एक्स। डबल लॉग फॉर्म में जो बी है वो इलास्टिसिटी बताता है, और सेमी लॉग फॉर्म में जो लॉग बी है उससे आप ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। एक्सपोनेंशियल लेके फिर -1 करेंगे और फिर इंटू 100 करेंगे। ए और बी दोनों ही पैरामीटर्स कहलाते हैं। ए जो है वो ज्यादातर एवरेज इफेक्ट ऑफ ओमिटेड वेरिएबल्स बताता है, एवरेज इफेक्ट ऑफ ओमिटेड वेरिएबल, क्योंकि मीन 0 हो जाता है। और जो रिग्रेशन मॉडल जो 3 फॉर्म बताए हैं वो रिग्रेशन मॉडल कहलाते हैं। और इसमें जो ए है बेसिकली आपको कई किताबों में मिलेगा, वो एवरेज इफेक्ट ऑफ ओमिटेड वेरिएबल्स बताता है। और ये जो ऑब्जर्व रिलेशनशिप्स हैं x और y के बीच में, इट इज ऑल्सो अ यूजफुल सोर्स टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन का। क्योंकि एक बात यह भी है कि आपकी हाइपोथेसिस क्या क्या परिकल्पना आप करके चले। इन इकोनोमेट्रिक मॉडल्स वी टेस्ट नल हाइपोथेसिस, लेकिन हम साथ साथ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बता सकते हैं। तो हम नल हाइपोथेसिस भी फॉर्मुलेट करेंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी फॉर्मुलेट करेंगे। और ये नल हाइपोथेसिस है H01, ये दिया H01 नल हाइपोथेसिस। नल मतलब नो रिलेशनशिप, इसलिए हम लोग कहते हैं देयर इज हार्डली एनी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ x ऑन y, नल हाइपोथेसिस।
देयर इज हार्डली एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई, यानी एक्स का वाई पे कोई सिग्निफिकेंट प्रभाव नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस है जो हमें टेस्ट करनी है। और अल्टरनेटिव इसकी अपोजिट, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। और अगर आपको साइन हाइपोथेसाइज करना है, उसकी परिकल्पना करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। अगर लॉ ऑफ डिमांड है तो आप ये कह सकते हैं देयर इज हार्डली एनी सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई, और देयर इज सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई ऑल्टरनेटिव में। तो अगर आप तो ये पता है कि रिलेशनशिप पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, तो आप यहाँ पे साइन को इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप साइन छोड़ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, क्योंकि एक्स और वाई डिफाइंड नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक रिलेशनशिप जब आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो वहां पे साइन डिफाइंड रहते हैं, वहां पे साइन डिफाइंड रहते हैं, वहां पे साइन डिफाइंड हो गए, तो वो साइन आप यहाँ पे ले सकते हैं। देयर इज, जैसे लॉ ऑफ डिमांड के लिए मैंने बताया कि देयर इज सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट, देयर इज हार्डली एनी सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। और ऑल्टरनेट में मैंने बताया देयर इज अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। तो ये चीजें हैं हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में कि जो रिलेशनशिप्स हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात पर, वो एक यूजफुल सोर्स है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन का। और अगर हाइपोथेसिस होल्ड करती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होल्ड करती तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आपको ये जानना जरूरी होगा कि किस वजह से हाइपोथेसिस होल्ड नहीं कर रही। जो बड़ी इकोनोमेट्रिक या इकोनॉमिक रिसर्चेज हैं वो इस चीज पर आधारित है, जब रिलेशनशिप होल्ड नहीं करती। कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, ये कीन्स ने बताया, और एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में हम ये पढ़ते हैं कि करंट कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन करंट इनकम। लेकिन जब ये रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं हो सकी तो तमाम बड़ी रिसर्चेज हुई, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, और उस पर मोदगिलियानी, एंडो और ब्लूमबर्ग को नोबेल प्राइज मिला। तो रिलेशनशिप होल्ड करती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं होल्ड करती तो उससे बड़ी बात है, क्योंकि फिर आपको बहुत गहरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी रिलेशनशिप क्यों नहीं होल्ड करती, और कुछ नए तथ्य सामने आ सकते हैं जो एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश उन इकोनॉमिक रिलेशनशिप पे डाल सकते हैं। ये इकोनोमेट्रिक रिसर्च है, ये इकोनोमेट्रिक मेथोडोलॉजी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। कई बार लगता है कि हमें आता है ये सब, सर क्या बता रहे हैं, आता तो आप लोग को बहुत कुछ है, लेकिन समझना जरूरी है, उसकी गहराई में जाना जरूरी है। और गहराई में जाने के लिए आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, तब आप उस गहराई में उतर सकते हैं। क्योंकि आप मास्टर्स डिग्री एक्वायर कर रहे हैं और एडवांस इकोनोमेट्रिक मेथड्स में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडवांस इकोनोमेट्रिक्स या इकोनोमेट्रिक मेथड्स का रोल क्या है, क्या मेथोडोलॉजी है। और कई बार बड़ी छोटी छोटी इक्वेशंस बड़ा मीनिंगफुल सेंस कन्वे करती हैं, और कई बार आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाता तो आपको प्रॉक्सी वेरिएबल वहां इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत समझ के पढ़ने की जरूरत है। और अगर आप समझ के पढ़ेंगे तभी इसमें रस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वरना तो किताब है, आप पढ़ लीजिए, आपके मार्क्स आ जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। लेकिन इफ यू वांट टू हैव द रियल एसेंस ऑफ इकोनोमेट्रिक मेथड्स, यू शुड डू सम एम्पिरिकल वर्क, जज एंड वेरीफाई सम रिलेशनशिप्स। आपको इतनी रिलेशनशिप्स बताई हैं, रियल डाटा लेके इन रिलेशनशिप्स को चेक कीजिए, क्या ये होल्ड करती हैं।
तब आप तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी कि इकोनोमेट्रिक्स है क्या। और आज इकोनोमेट्रिक्स बहुत आगे बढ़ चुकी है, टाइम सीरीज एनालिसिस जैसे है, पैनल डाटा है, लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कन्वेंशनल इकोनोमेट्रिक्स से बहुत आगे निकल चुकी है। बट वी विल बी मूविंग इन स्टेप्स, हम लोग धीरे धीरे हर स्टेप पे चलेंगे आगे। और आज का लेक्चर हम अब यहीं समाप्त करते हैं, अभी 2 स्टेप्स और बाकी हैं और उन स्टेप्स को हम अब आगे के लेक्चर्स में लेंगे। और आप भी अपना माइंड फर्म कर लीजिए क्या लेना है, और फिर आप अपना ऑप्शन डिसाइड करके हमें बता दीजिए कि सर हमें ये लेना है। और मैंने अभी बता दिया है कि सेम 3 आसान है, सेम 3 और सेम 4 और टफ है, तो ये चीज माइंड में रखनी है आपको। वहाँ को इंटीग्रेशन है, वहाँ एरिमा मॉडल है, एरिमा मॉडल है, सब चीजें हैं बहुत जो आपको पढ़नी पड़ेंगी और आसान नहीं है, ये मत सोचेगा आसान। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और डिसीजन आपका फर्म है कि हम कर सकते हैं, मनोबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इंटर में मैथ्स अच्छी पढ़ रखी है और इकोनोमेट्रिक्स ठीक है तो आप ले सकते। जो भी निर्णय आप जल्दी कीजिए, क्योंकि लेक्चर्स अब धीरे धीरे करके हम एक एक करके आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी स्लो है इसलिए कि थोड़ा आप निर्णय ले लीजिए, निर्णय लेने में आपको टाइम समय लगेगा और फिर हम लोग लेक्चर पिकअप कर सकते हैं, स्पीड अपनी पिकअप कर सकते हैं। किताबें आपको बता दी हैं, गुजराती है, दामोदर गुजराती की किताब है, गुजराती पोटर और गुना शेखर के नाम से आ रही है इस समय, और 2009 का एडिशन है, 5th एडिशन है जो मार्केट में हो सकता है अवेलेबल, और स्पेशल इंडियन इकोनॉमी एडिशन है, मैग्रो हिल एजुकेशन सोसाइटी की है। जॉन्स्टन डिनार्डो इकोनोमेट्रिक मेथड्स की किताब है, मैग्रो हिल की है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी किताब, और 4th एडिशन इसका अवेलेबल है मार्केट। और बाकी कुर्सियानिस की आपके पास है, जहां जरूरत है आप उसको देख सकते। तो सब मिलके किताबें हम लोग लेके आगे चलेंगे, जो थ्योरी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स है कुर्सियानिस की। तो ये किताबें आप अपना रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, और आप चाहे तो लाइब्रेरी से ले सकते हैं या चाहे तो आप परचेज भी कर सकते हैं। गुड विशेस, और अपना फीडबैक देने में कंजूसी मत कीजिए, अपना फीडबैक देते रहिए। लेक्चर मैंने छोटे कर दिए हैं, स्लाइड शो कम कर दिया है ताकि बात आप तक पहुंचा सके। और कहीं भी आपको दिक्कत हो आप किसी भी टाइम आके पूछ सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। माय गुड विशेस टू यू, गुड लक, और इस कोरोना काल में अपना हेल्थ, अपनी सेफ्टी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सबका ध्यान रखिएगा। और लेक्चर सुन के थोड़ा फीडबैक दीजिएगा कैसा लेक्चर लगा आपको। और जो भी कोई आपको दिक्कत है मैंने बताया, आप फोन करके भी पूछ सकते हैं 9451388135। But take an early decision what you want to do. You want to take opt econometrics as paper 5 or you want some other option. Choice is open to you. Choice is open to you, but there are certain reservations with regard to advanced econometric methods. और आप अपने मार्क्स जरूर देख लीजिए जो आपको मिले हैं और अपनी नॉलेज मैथ्स की इकोनोमेट्रिक्स। If you feel okay, then it's all right. But if you don't feel okay, if you are hesitant, then don't take it. You can go for FIM, you can go for population theory and demographic analysis or theory of development. My good wishes to you.